अस्सलाम वालेकुम। स्टडी में बात करेंगे सिकल सेल डिजीज़ की। सिकल सेल डिजीज़ हम पहले भी काफ़ी आई बिलीव पढ़ चुके होंगे अपनी जूनियर क्लासेस में। तो जो सिकल सेल डिजीज़ विच इज़ बेसिकली सिकल सेल एनीमिया, इसमें होता क्या है कि अ पॉइंट म्यूटेशन अकर्स एट द बीटा ग्लोबिन। बीटा जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है विच प्रोमोट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन विच लीड्स टू रेड सेल डिस्टॉर्शन, हीमोलिटिक एनीमिया, माइक्रोवेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन एंड इस्कीमिक टिश्यू डैमेज। हीमोग्लोबिन का हमें पता है जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है, उसमें दो पेयर्स होते हैं ग्लोबिन के और दो चेन्स होती हैं अल्फा की और बीटा की। हीमोग्लोबिन की एक ए टाइप होती है जो कि एडल्ट्स में देखी जाती है। हीमोग्लोबिन ए जो होती है उसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन्स होती हैं, और जो हीमोग्लोबिन हमको उनमें मिलती है इन्फेंट्स में जो फीटल हीमोग्लोबिन मिलती है उसमें दो अल्फा और दो गैमा चेन्स होती हैं। सिकल सेल एनीमिया होता है क्योंकि देयर इज बेसिकली अ मिससेंस म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन चेन विच लीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ द चार्ज ग्लूटामेट रेसिड्यू विद योर हाइड्रोफोबिक वैलीन रेसिड्यू। जो वैलीन होता है वो बेसिकली ग्लूटामेट को या ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है। और हमें पता है कि हमको इसमें हेट्रोजाइगस स्टेट भी मिलती है। होमोजाइगस स्टेट में ही सिकल सेल की डिजीज़ होती है। सिकल सेल के लिए एक हेट्रोजाइगस स्टेट भी मिलती है जिसको हम सिकल सेल ट्रेट करते हैं, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, जिसका भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो अफ्रीकन पॉपुलेशन है उनमें ज़्यादातर ये देखी जाती है क्योंकि उनमें जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली जो हेट्रोजाइगस के जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि दे प्रोटेक्ट फ्रॉम फेल्सीपेरम मलेरिया। अफ्रीकन रीजन में जो मलेरिया करा रहा होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, उसके खिलाफ सिकल सेल जो ट्रेट होता है वो बेसिकली उसके खिलाफ प्रोटेक्शन दे देता है। किन दो मैकेनिज्म से देता है वो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे बताया। मैं ये अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं कि यही जो हमारे पास हेट्रोजाइगस स्टेट होगी उसमें अगर सिकलिंग होगी तो सिकलिंग विल इम्पेयर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन नॉब्स कंटेनिंग प्रोटीन मेड बाय पैरासाइट कॉल्ड दिस प्रोटीन। नहीं भी आता तो कोई बात नहीं कि बेसिकली मेम्ब्रेन नॉब्स नहीं बन पाएंगे। मेम्ब्रेन नॉब्स का देखा है कि वो एक तरह से सेरिब्रल मलेरिया में काफ़ी रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से रेड सेल की एडिशन हो जाती है। और ये भी देखा गया कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, वो इंटरसेलुलर पीएच को डिक्रीज कर देते हैं। बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स डिक्रीज ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इंटरसेलुलर पीएच लीड्स टू सिकलिंग ऑफ द सेल्स एंड एज रिजल्ट जब सिकलिंग हो जाएगी सेल्स की तो फिर वो इवेंचुअली वो सेल्स क्या करेंगे, दे वुड बी क्लियर्ड बाय स्प्लीनिक एंड हेपेटिक फेगोसाइट्स, जिसकी वजह से अगेन जो पैरासाइट्स होंगे पैरासाइट्स का लोड हमारे लिए लो रहेगा। तो मेन चीज़ हम जिसकी बात करेंगे दैट इज़ योर सिकल सेल अनीमिया। ये देखा गया है कि कहते हैं क्रॉनिक, इसमें हमको कौन सी मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं, क्रॉनिक हिमोलिसिस की, माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन्स की और टिश्यू डैमेज की। एंड दीज ऑल ऑकर बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन एस मॉलिक्यूल्स टू स्टैक इनटू पॉलीमर्स व्हेन डीऑक्सीजनेटेड। ये देखा गया कि जब भी डीऑक्सीजनेटेड होती है कंटिन्यू डीऑक्सीजनेशन के साथ जो HbS यानी सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होती है उनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे असेंबल इनटू अ लॉन्ग नीडल लाइक फाइबर within the red cells which produces a distorted sickle और holy leaf shape। क्योंकि सिकल शेप होती है या होली लीफ शेप भी कहते हैं। कौन कौन से बेसिकली वेरिएबल्स हैं जो कि सिकलिंग का रेट को या डिग्री ऑफ सिकलिंग को अफेक्ट करते हैं, उन्होंने कुछ रेट्स बताए हुए कि इंट्रैक्शन ऑफ HbS विद अदर टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ये देखा गया कि हेट्रोजाइगस स्टेट में 40% जो हीमोग्लोबिन होती है वो HbS होती है, सिकल्ड होती है, वेरस जो बाकी 60% होती है वो नॉर्मल एडल्ट टाइप होती है। तो ये बेसिकली जो नॉर्मल एडल्ट वाली होती है वो HbS यानी डीऑक्सीजनेटेड HbS की पॉलीमराइजेशन के साथ इंटरफेयर कर रही होती है। तो उसलिए क्या कहते हैं रेड सेल्स वो देखा गया कि जो हेट्रोजाइगस वाले स्टेट होंगे जिनको सिकल सेल ट्रेट होगा, अगर तो वो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो या जहाँ पे सिवियर हाइपोक्सिया हो तो वहाँ पे जो HbS होगी उनकी डीऑक्सीजनेशन की वजह से सिकल सेल की सिम्टम्स मिलेंगे, वरना यूजली नहीं मिलते। इन्फेंट्स में देखा गया कि जो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा HbF होती है एंड जो HbF है जो फीटल हीमोग्लोबिन है इट बेसिकली इनहिबिट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ HbS एंड इट इनहिबिट्स मोर कंपेयर टू एडल्ट। सो एज अ रिजल्ट इन्फेंट्स में अगर सिकल सेल डिजीज हो भी तो उनकी सिम्टम्स डोंट अपेयर अप टू 5 to 6 months ऑफ एज। और कुछ ऐसे भी एडल्ट होते हैं कि जिनमें एडल्ट हीमोग्लोबिन नहीं बनती, उनमें फीटल हीमोग्लोबिन नहीं रहती है, उनको क्या कहते हैं कंडीशन होती है विच इज नॉन एज हेरिडेटरी परसिस्टेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। तो ये देखा गया कि जितनी ज़्यादा फीटल हीमोग्लोबिन होगी सिंस फीटल हीमोग्लोबिन इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ HbS पॉलीमराइजेशन सिंस इट इनहिबिट्स द वही पॉलीमराइजेशन ऑफ योर डीऑक्सीजनेटेड HbS। तो ये देखा गया कि जिन लोगों में फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी उनमें सिकलिंग के चांसेस कम होंगे। MCHC की कॉन्सेंट्रेशन देखी गई है, कोई भी ऐसे फैक्टर जो कि MCHC की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे वो सिकलिंग को फर्दर फेवर करेंगे। इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन जब होती है रेड ब्लड सेल्स की तो ये देखा गया कि इट इंक्रीजेस MCHC विच लीड्स टू मोर सिकलिंग। कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या कहते हैं इंट्रासेलुलर पीएच को डिक्रीज कर दें यानी मोर एसिडिक एनवायरनमेंट बना दें, उससे भी क्या होगा ऑक्सीजन एफिनिटी जो होगी हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट इट वुड फेवर सिकलिंग। एंड द ट्रांजिट टाइम ऑफ रेड सेल्स थ्रू माइक्रोवेस्कुलर बेड्स, बेसिकली ट्रांजिट टाइम ये देखा गया कि कोई ऐसे सेल्स जो कि बहुत स्लोली किसी भी माइक्रोवेस्कुलर बेड से बहुत स्लोली वो क्या कहते हैं
पास आउट कर रहे हो, तो इट विल, जब ब्लड फ्लो किसी जगह से स्लगिश और स्लो, तो दैट विल ऑल्सो लीड टू, या दैट विल ऑल्सो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ सिकलिंग। के सिकलिंग इज कन्फाइंड टू माइक्रोवेस्कुलर ब्लड्स विद स्लो ट्रांसिट टाइम्स। ब्लड फ्लो इज नॉर्मली स्लगिश इज इन नॉर्मल स्प्लीन, इन बोन मैरो एंड इन योर दोज वेस्कुलर ब्लड्स विच आर इन्फ्लेम्ड। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि सिकलिंग के रेट को अफेक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन वो पैथोजेनेसिस पे, जो जिसके लिए ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। यही फ्लो चार्ट इन्होंने बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में समझाया हुआ है। तो अगर इस फ्लो चार्ट को भी आप याद कर लें, इट इज़ मोर देन इनफ। बेसिकली ये देखा गया है कि ये जो HbS होती है, HbS का ये देखा गया कि एज दीज पॉलीमर्स ग्रो दे हर्निएट थ्रू द मेम्ब्रेन स्केलेटन एंड दे प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल इन शीटेड ओनली बाय लिपिड प्लेट। एज अ रिजल्ट होती क्या कि जब ये जब स्टैक्स बन जाते हैं HbS के और डीऑक्सीजनेटेड स्टैक्स, क्योंकि डीऑक्सीजनेशन के स्टैक्स बनते हैं, तो वो करते क्या हैं, वो शेप को बदल देते हैं, सिकल शेप कर लेते हैं। और क्या सिकल शेप होती है क्यों? ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस बढ़ते हैं। कैल्शियम आयंस के बढ़ने से क्या होता है कि कैल्शियम आयंस इंड्यूस द क्रॉस लिंकिंग ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड कैल्शियम आयंस एक्टिवेट एन आयन चैनल विच लीड्स टू एफ्लक्स ऑफ योर पोटेशियम एंड वाटर। जब पोटेशियम और वाटर का एफ्लक्स हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट ब्लड सेल विल बिकम डिहाइड्रेटेड, दे वुड बिकम डेंस एंड दे वुड बिकम रिजिड। अब इनकी अगर ऑक्सीजनेशन हो भी जाए उसके बावजूद वो डिहाइड्रेटेड रहेंगे और उनका जो मेम्ब्रेन डैमेज है वो परसिस्ट रहेगा। ये देखा गया है कि विद लॉन्ग टाइम क्या कहते हैं, विद टाइम ये देखा गया कि होता क्या है कि ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें अगर एडिशनल साइकिल्स आती हैं डीऑक्सीजनेशन की, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इतना एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन डैमेज हो गया होगा और इतनी क्या कहते हैं डीऑक्सीजनेशन होगी विच विल लीड टू इरिवर्सिबल सिकल सेल शेप। एज अ रिजल्ट इन इरिवर्सिबली सिकल सेल जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी, उनकी हिमोलिसिस होगी बाय क्या कहते हैं, बाय थ्रू एक्स्ट्रावेस्कुलर मैकेनिज्म के बाय रैपिडली सिक्वेस्ट्रिंग एंड रिमूविंग बाय मोनोन्यूक्लियर फाइब्रोसाइट्स, या ये क्या करेंगे इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि जो ये वाले सिकल सेल शेप जो इरिवर्सिबली सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो देखा गया कि दे आर मैकेनिकली फ्रेजाइल। एज अ रिजल्ट दे लीड टू सम इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। तो एंड रिजल्ट क्या होता है, हिमोलिसिस ही होती है। ये एक पैटर्न देखा गया। दूसरा पैटर्न ये देखा गया कि लेट सपोज अगर वही जो डिहाइड्रेटेड सेल्स थे उनमें अगर प्रोलॉन्ग डीऑक्सीजनेशन होती रहे, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो कुछ ऐसी जगहों से गुजरेंगे जहाँ पे उनका जो ट्रांसिट टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्या कहते हैं, किसी भी जगह से गुजरें जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो या जहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन हुई हो या जहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ पे बेसिकली वो क्या करेंगे, दे वुड कॉज माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन। एंड सिंस दे वुड कॉज माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन, उसकी वजह से एंड रिजल्ट यही होगा, माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन ही हो जाएगी। कि दो हमको एंड रिजल्ट्स मिलते हैं, हिमोलिसिस मिलता है और माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन मिलती है। और ये भी दिखाया गया कि जो सिकल ब्लड सेल्स होते हैं दे एक्सप्रेस हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल्स एंड दे आर मोर स्टिकी। एज अ रिजल्ट वो क्या कराते हैं, माइक्रोवेसल्स में जाके ऑक्लूड हो जाते हैं, वहाँ पे वो मतलब डिफरेंट वॉल्स के साथ एडहीज कर जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑक्लूजन वो करा देते हैं। ये भी देखा गया है कि डिप्लीशन हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। क्यों डिप्लीशन हो जाती है, क्योंकि जो फ्री हीमोग्लोबिन निकलता है लाइस्ड सिकल सेल से वो क्या करता है, वो फ्री हीमोग्लोबिन बाइंड करता है और इनएक्टिवेट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। जब उसको वो इनएक्टिवेट कर देता है, सिंस वी नो नाइट्रिक ऑक्साइड इज अवर पोटेंट वेसोडाइलेटर एंड इट इज ऑल्सो इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो अब ये दो चीज़ें हो नहीं पाएंगी जब NO होगा नहीं। क्या होगा, क्या वेस्कुलर टोन इंक्रीज रहेगी, इनहेंस प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी विच विल कंट्रीब्यूट टू रेड सेल स्टेसिस, सिकलिंग एंड ऑल्सो इन सम केसेस थ्रोम्बोसिस। मॉर्फोलॉजी हम पढ़ लेते हैं कि ब्लड के स्मेयर में हमें क्या मिलेगा, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में इरिवर्सिबली सिकल्ड सेल्स मिलेंगे, रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा, टारगेट सेल्स मिलेंगे। टारगेट सेल्स आर इंपॉर्टेंट एंड दीज रिजल्ट फ्रॉम रेड सेल डिहाइड्रेशन। रेड सेल की डिहाइड्रेशन की वजह से हमको टारगेट सेल मिलते हैं। इसमें हमको एक ये वाला नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है, टारगेट सेल। टारगेट की शक्ल देखी ना, अगर किसी ने डार्ट्स खेले हो या आर्चरी की हो या शूटिंग रेंज वगैरह गए हो, तो वो जो टारगेट बना होता है वो उस तरह की अपीयरेंस हमें मिलती है रेड सेल्स की ड्यू टू इंक्रीज डिहाइड्रेशन। ये हमको इस तरह की नज़र भी आ रही है कि उनकी जो फिगर होती है, दीज सेल्स आर नोन एज डार्ट सेल्स, तो टारगेट सेल्स। तो हमको क्या मिलता है, हमको टारगेट सेल्स मिलते हैं विच रिजल्ट फ्रॉम रेड सेल डिहाइड्रेशन। हमको हाउल जॉली बॉडीज मिलती हैं। दीज हाउल जॉली बॉडीज आर बेसिकली योर स्मॉल न्यूक्लियर रेमनेंट्स। बोन मैरो जो होती है वो हाइपरप्लास्टिक होती है ड्यू टू कंपेंसेटरी एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया। देयर इज मार्क्ड एक्सपेंशन ऑफ द मैरो विच लीड्स टू बोन रिजॉर्प्शन एंड सेकेंडरी न्यू बोन फॉर्मेशन। एज अ रिजल्ट इट प्रोड्यूसेस प्रोमिनेंट चीक बोन्स, यानी जिनको सिकल सेल एनीमिया होगा उनकी प्रोमिनेंट चीक बोन्स होती हैं एंड उनकी स्कल में भी कुछ चेंजेस नजर आ रही होती हैं, जो कि रेडियोग्राफिक स्टडीज़ के थ्रू हम क्या कहते हैं, हम उसको क्रू कट अपीयरेंस कहते हैं। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस भी मिल सकता है। इंक्रीज ब्रेकडाउन होती है हीमोग्लोबिन की विच लीड्स टू हाइपरबाइलिरुबिनीमिया एंड फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंटेड गॉल स्टोन्स। अर्ली चाइल्डहुड में ये देखा गया कि जो स्प्लीन होता है वो इनलार्ज्ड होता है ड्यू टू रेड पल्प कंजेशन
एंड विच इज़ कॉज्ड बाय ट्रैपिंग ऑफ सिकल रेड सेल्स इन द कोर्ट्स एंड साइनसेस। और फिर विद टाइम ये देखा जाता है कि अगर क्रॉनिकली ये चीज़ रहेगी कि जो सिकल सेल आएंगे वो ट्रैप होते रहेंगे साइनस में, तो इट विल लीड टू स्प्लीनिक इन्फाक्शन, स्प्लीनिक फाइब्रोसिस एंड प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। कि विद टाइम अर्ली चाइल्डहुड में तो ये हुआ कि सिर्फ कंजेशन हो रही थी इंट्रैपमेंट की वजह से, फिर लेटर ऑन अर्ली एडल्टहुड में या एडोलेसेंस वाली एज में ये देखा जाएगा ड्यू टू स्प्लीनिक इन्फाक्शन, ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड प्रोग्रेसिव श्रिंकेज, स्प्लीन की क्या हो जाएगी, जो स्प्लीन होगा उसका सिर्फ स्मॉल नबिन फाइब्रस स्प्लीनिक टिश्यू लेफ्ट रह जाएगा, मतलब बहुत छोटा सा स्प्लीनिक स्ट्रक्चर लेफ्ट रह जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटो स्प्लीनेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि खुद ब खुद ही स्प्लीन ने क्या किया, अपने आप को फाइब्रोसिस के थ्रू, इन्फेक्शन के थ्रू एक तरफ से इसकी श्रिंकेज हो गई। ये हम देख सकते हैं कि ये ऑटो स्प्लीनेक्टोमी होगी, स्प्लीन खुद ब खुद छोटा हो गया, जो कि अर्ली एडोलेसेंट या अर्ली एडल्टहुड में हमको मिल जाता है। उसके अलावा कौन कौन सी जगह ऑक्लूड कर सकती हैं ड्यू टू माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन, बोन्स में, ब्रेन में, किडनी, लिवर, रेटिना, पल्मनरी वेसल्स, दीज ऑल कैन बी ऑक्लूडेड। एडल्ट्स में ये देखा गया कि वेस्कुलर स्टैग्नेशन इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज माइट लीड टू लेग अल्सर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं, हमको हीमोलिटिक एनीमिया मिलता है, हीमेटोक्रिट 18 to 30% होता है, रेटिकुलोसाइटोसिस मिलती है, हाइपरबाइलिरुबिनीमिया मिलता है, इरिवर्सिबली सिकल सेल्स मिलते हैं, हमको कुछ वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस मिलते हैं। दीज वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस आर नोन एज पेन क्राइसिस। वेजो ओक्लूसिव एज द नेम सजेस्ट कि कुछ वेसल्स की ऑक्लूजन हो गई है ड्यू टू सिकल सेल्स, एंड दीज आर बेसिकली एपिसोड्स ऑफ हाइपोक्सिक इंजरी एंड इन्फेक्शन विच आर कॉज्ड बाय सिवियर पेन इन द अफेक्टेड रीजन। कौन कौन से अफेक्टेड रीजन हो सकते हैं, बोन्स, लंग्स, लिवर, ब्रेन, स्प्लीन, पीनस। चिल्ड्रन में ये देखा गया कि पेनफुल बोन क्राइसिस मिलते हैं जो कि काफ़ी कॉमन होते हैं, उनको हैंड फुट सिंड्रोम कहते हैं, कि जो बोन्स होती हैं हैंड्स की और फीट की उनमें पेन हो रहा होता है। कुछ लोगों को एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम भी होता है कि देयर इज वेजोक्लूसिव क्राइसिस इन्वॉल्विंग द लंग्स विच प्रेजेंट्स विद फीवर, कफ, चेस्ट पेन एंड पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट। कभी कभी पल्मनरी इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। और ये भी देखी गई है कि कुछ मेल्स में प्रिएपिज्म हो जाता है विच लीड्स टू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। कुछ इंडिविजुअल्स में स्ट्रोक भी हो जाता है और कुछ इंडिविजुअल्स में रेटिनोपैथी हो जाती है विच लीड्स टू लॉस ऑफ विजन डिपेंडिंग अपॉन जहाँ पे भी माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन हो रही होगी। तो वो तो वेजोक्लूसिव क्राइसिस थे। कुछ हमको सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस मिलते हैं जो कि ज़्यादातर चिल्ड्रन में मिलते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा इंट्रैपमेंट की वजह से ज़्यादा सिकल सेल्स की सिक्वेस्ट्रेशन होती है विच लीड्स टू रैपिड स्प्लीनिक इनलार्जमेंट, हाइपोवोलीमिया एंड शॉक। प्लास्टिक क्राइसिस हमको वही हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस वाले मिलते हैं कि जो पेरो वायरस है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। क्रॉनिक हाइपोक्सिया देखा गया कि जो क्रॉनिक हाइपोक्सिया होगा इट बेसिकली क्या कहते हैं, लीड्स टू जनरलाइज्ड इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड जनरलाइज्ड इम्पेयरमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल्सो लीड्स टू ऑर्गन डैमेज। क्या कहते हैं, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी देखी जाती है टू इन्फेक्शन विद इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगेन जो स्प्लीनिक फंक्शन है वो ऑल्टर हो चुके होते हैं चिल्ड्रन में कंजेशन की वजह से और एडल्ट्स में स्प्लीनिक इन्फेक्शन की वजह से। जो न्यूमोकोकस निमोनिया, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इस तरह के जो ब्लड बॉर्न ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेसिकली इन्फेक्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हम कर लेते हैं, इससे हमको सिकल हीमोग्लोबिन नज़र आ रहे होते हैं। हम प्री नेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं थ्रू क्या कहते हैं, बाय एनालाइजिंग द फीटल डीएनए, ऑब्टेनिंग इट थ्रू एम्नियोसेंटेसिस और कोरियोनिक बायोप्सी। न्यूबॉर्न में भी हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन की स्क्रीनिंग कराते हैं और ट्रीटमेंट के लिए हम इनहिबिटर ऑफ डीएनए सिंथेसिस देते हैं जिसको हम हाइड्रोक्सी यूरिया कहते हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया बेसिकली करता है क्या कि वो रेड सेल में HbF के लेवल्स बढ़ाता है और उसका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। और हम कभी कभी हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ L-ग्लूटामेट भी देते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मेन अमाइनो एसिड जो रिप्लेस हो रहा था वो L-ग्लूटामेट ही हो रहा था। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू सिकल सेल एनीमिया। आई होप इसकी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।